नमस्कार दोस्तों, मैं विधिक आज़ादी से डॉक्टर एस.सी. पटेल। हम लोग पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सहायक अभियोजन अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखते आ रहे हैं, जिसे आप लोग APO के नाम से भी जानते हैं, असिस्टेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। उसको हम लोग हल करते आ रहे हैं और उसी के क्रम में आज हम लोग 2022 का पेपर हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने दिखाई पड़ रही है। आज का प्रश्न है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करेंटली बेस्ड ऑन। वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है। यहाँ पे A, B, C और D ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। A में दिया है अर्बन कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, रूरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और D में है कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा D, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यहाँ पे इसकी बात आप जानते हैं, मूल्य सूचकांक किसका विषय है? सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। और आप इसके बारे में अगर देखेंगे तो यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह प्रश्न अगर इसमें राज्य की बात करेगा तो आप ध्यान देंगे उसे गलत मानेंगे। यहाँ पे न तो ग्रामीण है न तो शहरी है, संयुक्त उपभोक्ता की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतास फ्रंट इन पंजाब वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण करता था। यहाँ पे A, B, C, D में 4 शासक के नाम दिए गए हैं, शेर शाह सूरी, बाबर, अकबर और जहांगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी आप जानते हैं सूर वंश का उस समय जिसने ट्रंक रोड का भी निर्माण कराया था। शेर शाह सूरी के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ा सड़क मार्ग केंद्र सरकार या नेशनल हाईवे था, 7 के नाम से उस समय जाना जाता था। आज भी उसकी लंबाई जो नए रोड की तुलना में देखा जाए तो ठीक है। यह शेर शाह सूरी की बात की जा रही है। पंजाब के रोहतास की बात यहाँ की जा रही है, दुर्ग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। हमेशा दोस्तों नॉट पे ध्यान देंगे। नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ सीट ओन्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2022। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। यहाँ पे एक सही की बात कर रहा है कि सही नहीं की देखेंगे, ये नाट की बात की जा रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मैंने पहले ही घेर दिया, नीचे दिया है आपको अलग कलर से पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे, और यहाँ दिया है नंबर ऑफ सीट ओन, जीते गए सीटों की संख्या। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल, सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी और जनता या जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, और डी में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। इसमें संख्या भी दिया गया है 8, 5, 2 और 6। तो आप अगर देखेंगे सही से तो यहाँ सुमेलित नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी या समाज पार्टी, सुहेल देव कौन पार्टी कैसे बनी ये देखेंगे। यहाँ पे इनकी संख्या आपके सामने 5 दिखाई जा रही है, यह मैच नहीं है। बाकी यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल की 8 सीटें थी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की 2 सीटें थी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के पास 6 सीटें वोन में था। विजयी इन्होंने 6 सीटों पे हुआ था। ये ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या अन्य राष्ट्रीय दलों ने इस इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस किया था, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अन्य पार्टियों के बारे में बताऊंगा और आप लोग यह भी ध्यान करके लिख सकते हैं कि वर्तमान में कितनी पार्टियां
राष्ट्रीय पार्टियां और कितनी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां के रूप में वर्तमान में अपने अस्तित्व को बचाए रखी हुई हैं, यह भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेट फॉर द एडॉप्शन ऑफ द Constitution mentioned in the preamble to the Constitution of India is भारत के संविधान स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। यहाँ प्रियम्बल की बात की जा रही है। यहाँ पे ABCD आपके सामने है, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा A 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को आपका यहाँ पे 15 आर्टिकल्स जो उस समय नेसेसरी था, क्योंकि समय को टालना जरूरी था, 26 जनवरी लाना जरूरी था। क्यों लाना जरूरी था? क्योंकि आप जानते हैं 1929 की जो लाहौर की बात है, जवाहरलाल नेहरू ने जब रावी नदी पे झंडा फहराया था, उस समय ही यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो 1930 में पहली बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। उसी को यादगार बनाने के लिए इस डेट को 2 मंथ मतलब 2 महीने आगे खिसकाया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। जबकि आप लोग अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो 24 जनवरी को ही मैक्सिमम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई थी, फिर भी उसे 26 जनवरी तक ले जाया गया था। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे इसी दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है अभी आपने देखा होगा, थोड़ा समय पहले इसे मनाने की जो तैयारी चल रही थी सरकार की 26 नवंबर में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग आदेश भी जारी किया था कि कैसे इसे हमें आगे बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट के रूप में यहाँ लेते हैं ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा जनपद है जो ऐतिहासिक स्थल है? किसमें से? इन चारों में से। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है श्रीगीरामपुर, श्रावस्ती, दाऊजी, मथुरा, लोढ़ेश्वर, बाराबंकी, श्रृंगेवरपुर, प्रयागराज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए श्रीगीरामपुर। ये कहाँ है? श्रावस्ती में है। श्रावस्ती कहाँ है आप जानते हैं? श्रावस्ती के बारे में यह आपके गोंडा से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट के बाद वहाँ दिखाई पड़ेगा, और यह देवी पाटन मंडल का एक जिला है श्रावस्ती, जो नेपाल बॉर्डर टच करता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी सी यहाँ की स्थिति श्रावस्ती की बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी अगर धीरे धीरे विकास होता है तो फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? यहाँ पर्वत की बात की जा रही है, माउंटेन की बात की जा रही है, लॉन्गेस्ट की बात की जा रही है, लार्जेस्ट की बात नहीं दोस्तों। यहाँ लंबी की बात की से नील नदी और अमेजन नदी की बात होती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी की बात की जाती है। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। तो अगर आप देखेंगे इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका डी, एंडीज माउंटेन की बात यहाँ की जा रही है। क्या है एंडीज की माउंटेन की बात? अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। एंडीज पर्वत 7 देशों में फैला हुआ है, जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू इत्यादि। इन सब देशों में यह फैला हुआ है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिमी तट का एरिया है। आप जानते हैं दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों का लगाव एक साथ ही दिखाई पड़ता है। यहाँ पे यह पश्चिमी तट पे, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो अमेरिका कहाँ है और दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका कहाँ है, यह आप समझ जाएंगे कि यह पूरे मैप में पश्चिमी तट ही एरिया यह कवर करता है।
तो इतने से आप समझ जाएंगे कि सबसे लंबी माउंटेन यहाँ की जो श्रृंखला है वो दिखाई पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following called the revolt of 1857 as a national uprising? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए में बी.डी. सावरकर, बी में आर.सी. मजूमदार, सी में बिपिन चंद्र और डी में जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान देंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा, राष्ट्रीय विद्रोह की बात कह रहा है यहाँ पे, ये शब्द पकड़िएगा तो समझ में नेशनल अपराइजिंग की बात की जा रही है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को अगर आप कमांड बना लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके मिनिमम प्रश्न गलत होंगे, क्योंकि जिन बच्चों की दोनों लैंग्वेज सही नहीं रहते हैं उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन को पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और यह प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक बनी रहती है जब तक वह दोनों पे कमांड नहीं बना लेते हैं, या एक पे इतना अच्छी कमांड हो कि दूसरे की ज़रूरत ही न पड़े। जैसे किसी व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा पैसा हो कि उसे शक्ति की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे सारी शक्तियाँ लगभग कहा जाए पैसे से मिल जाती हैं। या तो आपके पास शक्ति हो, पैसा न हो तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शक्ति मतलब आपके आदेश से ही सारे काम हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी.डी. सावरकर साहब यहाँ पे इन्होंने कहा है, क्या कहा, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। यह एक इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकारों में इनकी एक अच्छी छवि रही अपने समय में। इन्होंने जो बातें कही उस समय वह आज भी अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ, यहाँ पे द पर्पज ऑफ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 का उद्देश्य था। यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प हैं, यहाँ पे राइट हो जाएगा टू प्रोवाइड डायरकी, दोहरी शासन प्रणाली। आप जानते हैं 1919 में दोहरी शासन प्रणाली थी, कहाँ पे थी, राज्यों में थी। ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं मोंटेस्क्यू और चेम्सफोर्ड, ये मोंटेस्क्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वह भारत का वायसराय था। इसके नाम पे यह चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो दोहरी शासन प्रणाली मतलब राज्यों के लिए था, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे 1935 में केंद्रों में दोहरी शासन लाया गया, यहाँ पे खत्म कर दिया गया। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया तो राज्यों से दोहरी शासन प्रणाली को खत्म करके सेंट्रल में कर दिया गया और वहीं पे सभी विषयों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बातें वहीं पे की गई हैं 1935 में, यहाँ पे नहीं की गई हैं। ये आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओशियन टाइड आर ड्यू टू, समुद्री ज्वार का कारण है। यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने हैं। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया, ज्वार और भाटा 2 नाम सुना होगा आपने, एक का उठना और एक का गिरना, कहाँ पे, सी में। तो यह गुरुत्व किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अक्सर आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आपके हर जगह पूरी लाइफ में पड़ता है, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक लिमिट के बाद गुरुत्वाकर्षण कैसे नीचे की तरफ काम करता है, एक लिमिट के बाद कैसे गुरुत्वाकर्षण ऊपर की तरह काम करता है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। और आपने सेव की कहानी सुनी होगी कि जब पेड़ पर से सेव गिरा तभी गुरुत्वाकर्षण की बात वहीं से निकल के आई, और उसके पहले इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स या कहें या इंट्रैक्शन कहें, यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, in the 1887 during the tenure of which viceroy was the Allahabad University established। 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ पे 1887 की बात की जा रही है। आप जानते हैं
भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय लॉर्ड डफरिन यहाँ का शासक था। कैसे याद रहेगा? किसी खुशी के काम में हम लोग पहले डफली बजाते थे, मतलब किसी चीज़ को पीट करके खुशी मनाते थे, तो डफरिन से याद करिएगा, क्योंकि 85 87 2 साल के अंतर में कोई वायसराय का चेंजिंग नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। यहाँ पे उस समय डफरिन था। इलाहाबाद क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि इलाहाबाद में ही यह यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और इलाहाबाद में ही पढ़ने का सबसे अच्छा विकल्प था, इसीलिए वहाँ पे शिक्षा का केंद्र माना जाता था, सरस्वती का स्थान माना जाता था और आज भी उसका स्थान बना हुआ है, क्योंकि पहली बार यूपीएससी की परीक्षा इलाहाबाद में ही संचालित की गई थी, जिसे आप लोग आज बोलचाल के भाषा में आईएएस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यह ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डफरिन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किया गया रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प हैं, रमन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, कूलम्ब इफेक्ट और इंडक्शन इफेक्ट। यहाँ पे रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, कूलम्ब प्रभाव और पेड़ा प्रभाव। तो उत्तर हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट। कैसे डॉपलर इफेक्ट काम करता है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके बारे में डिटेल डॉपलर इफेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, वह बताया जाएगा। लेकिन आप अगर किसी भी हाईवे पे अगर गाड़ी तेज रफ्तार चलाएंगे तो निश्चित है आपको पेनाल्टी देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, केवल पेनाल्टी का प्रावधान है। कोई आपको पनिशमेंट के रूप में केवल पैसा है, सज़ा की बात नहीं की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ओवर स्पीडिंग की बात की जा रही है, किसकी? व्हीकल की। व्हीकल मतलब वहाँ 4 पहिए की बात होती है और यहाँ कंडीशन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जियोमारा कास्त्रो became the first female president of which of the following countries? निम्न को देखेंगे तो जियोमारा कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी? यहाँ पे फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की बात की जा रही है, ये ध्यान देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ उत्तर हो जाएगा होंडुरास। ये होंडुरास है कहाँ, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यह होंडुरास किस महाद्वीप में है? यहाँ के उस समय की जो ये महिला थी, ये किस पार्टी से बिलोंग करती थी, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में अगर जानना चाहते हैं तो लिखिए और मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following formed Indian Independence Committee in Berlin? निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प है, यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा आपका बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जी ने किया था, लेकिन इनके साथ एक पर्सन और थे। कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कि नहीं पता है मैं बताऊंगा। लाला हरदयाल यहाँ बर्लिन में जा करके इसकी स्थापना किया था। किसके लिए किया था? इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक कमेटी बनाई थी कि हम उसके माध्यम से इस कमेटी को आगे बढ़ाएंगे और भारत में अंग्रेजों से मुक्ति दिलाएंगे। ये बर्लिन में जा करके उन्होंने इसके बारे में यह गठन किया था और आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? ये देखिए नॉट शब्द जब भी आवे तो उसको सर्कल कर दिया करिए। अ करेंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट ऑफ पैसिफिक ओशियन? पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर बोला जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। निम्नलिखित में से कौन से प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? धाराएं आप जानते हैं, गर्म धारा, ठंडी धारा की बात की जाती है। तो यहाँ पे आपके उत्तर जाएंगे
बेंगुला स्ट्रीम, बेंगुला की धारा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि धारा गर्म है या ठंडी। ठंडी और गर्म दो ही धाराएं पढ़ाई जाती हैं। कहाँ से गर्म धारा निकलती है, कहाँ से ठंडी धारा निकलती है, यह आप ध्यान देंगे। आप हमेशा ध्यान देंगे जो इक्वेटर की तरफ धाराएं जाती हैं पोल से, वह हमेशा गर्म होंगी, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी वह ठंडी होंगी। ये बताइए, कम से कम इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि जहाँ पे बर्फीली एरिया होंगी वहाँ पे धारा हमेशा ठंडी होगी, और जहाँ इक्वेटर की तरफ आएंगी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए वहाँ के टेम्परेचर के अनुसार वो धारा गर्म हो जाती है। तो इतना यह बेंगुला की धारा की बात की जा रही है। आज के अंतिम क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग्स रोड द ये होल इंस्क्रिप्शन, ये होल अभिलेख की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से किसने ये होल अभिलेख की रचना की? यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने हैं, हरिसेन, मिहिर सेन, रवि कीर्ति और उषवदत्त। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका सी, रवि कीर्ति। ये बताइए, ध्यान से देखेंगे, अब अक्सर अभिलेख मिलते हैं अलग अलग चीज़ों को उस समय जब लिखने की और पत्थर पे खुदाई की परंपरा बहुत स्पष्ट नहीं थी, तो वहाँ पे अभिलेख मिलते हैं। आपने देखा होगा अशोक के समय में अलग अलग तरह के नामों से अभिलेख पाए जाए हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी यह बातें की जा रही हैं। यहाँ रवि कीर्ति जी के समय में यहाँ यह तरह से ये होल अभिलेख की रचना किया था। तो अगर आपको ये होल अभिलेख के साथ साथ रवि कीर्ति किस वंश से और किस राज्य से संबंधित हैं, इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं और अपनी जानकारी को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भारत का कर्नाटक राज्य है, जो बीजापुर जिले में स्थित है, इसीलिए यहाँ इसकी प्रसिद्धि है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है और कर्नाटक को ही सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं यह राज्य सिलिकॉन के रूप में ही प्रसिद्ध है। यहीं पे कर्नाटक राज्य में ही भारत का जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस है, उसकी स्थापना भी नारायण कृष्णमूर्ति ने सबसे पहले किया था और आज भी वह अपना स्थान बनाया हुआ है, वह ध्यान देंगे। दोस्तों, हम लोगों ने आज इन प्रश्नों को, मतलब एपीओ असिस्टेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के प्रश्नों को हल किया और उनके विभिन्न पहलुओं को देखने का कार्य किया। ये विधिक आज़ादी आपके हर समस्याओं को हल करने के लिए विधिक तरह से काम करता है, मतलब जिसे कहते हैं विधि के तरह से। तो यहाँ पे आपको कोई अगर समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके हर तरह की समस्याओं का कोशिश करके समाधान किया जाएगा। चलिए, आज आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।